हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीरो लेवल से हीरो लेवल पर पहुंच सकें। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर के जितने भी थे, अपने सेक्स लिंक डिसऑर्डर था और क्या था ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर, ये दोनों हमने क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम कहां चलते हैं, अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ, गुणसूत्रीय विकार की तरफ। तो हमारा मेंडेलियन विकार क्या हो गया था, पूरा हो चुका था। अब हमें कहां चलना है, गुणसूत्रीय विकार की तरफ। तो गुणसूत्रीय विकार में हम आगे बढ़ने से पहले आपको क्या थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें जो बेसिक होती हैं वो सिखाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, हर बार की तरह अपने टॉपिक में आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा की तरह पहले क्या करना है, हमें बेसिक सीखना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एनिप्लॉइडी का एक वर्ड है और पॉलीप्लॉइडी क्या किया कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया। तो आपको करते हैं एनिप्लॉइडी के बारे में ज्यादा बताएंगे या एक ही चीज क्लियर कराएंगे, इसके अलावा पॉलीप्लॉइडी भी बता देंगे। क्योंकि पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, क्योंकि जो पॉलीप्लॉइडी शो होती है वो किस में शो होती है, प्लांट में। ह्यूमन में पॉलीप्लॉइडी शो नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होती है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणता, या अपनी क्या होती है एनिप्लॉइडी या एक गुणता क्या होती है, ये सब हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बढ़ने से पहले अपना क्या करते हैं, हम एसडब्ल्यू पूरा करते हैं। क्या करते हैं, एचडब्ल्यू या होमवर्क पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने मेल लिया था अपना नॉर्मल एच बी ए, और जो हमने फीमेल ली थी या जो मादा ली थी वो क्या ली थी, एच और एच। इनके बीच में क्या कराया था, क्रॉस कराया था। तो क्रॉस कराने के बाद हमें यह बताना था कि परसेंटेज क्या आएगा, नॉर्मल का परसेंटेज, वाहक का परसेंटेज और विकार का परसेंटेज कितना आएगा। और ये किसके लिए है, सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो देखते हैं भाई, यहां पर जैसे मान लो इसका क्रॉस करा दें इसके साथ और फिर इसका क्रॉस करा दें इसके साथ, तो यहां पर क्या आएगा, एच बी ए, यही आएगा बेटा। और इसके बाद जब एस के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, एच बी ए और एच बी एस। अब क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपकी मिक्सिंग ना हो। यहां पर इसका कराएंगे और यहां पर इसका कराएंगे, तो एच बी ए और एच बी ए, और यहां पर क्या है, एच बी ए और एच बी एस। तो अब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि जो हमारा क्या था ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर थे, ये क्या थे, अप्रभावी। और अप्रभावी के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों जीन्स अपने जो क्या होनी चाहिए, या दोनों एलील्स क्या होनी चाहिए, बीमारी वाले जीन क्या होते, ग्रसित होनी चाहिए। मान लो अपने दोनों क्या होनी चाहिए, सिकल सेल एनीमिया की जीन या एलील्स होने चाहिए। अब यहां पर आपको कोई भी दो साथ में सिकल सेल एनीमिया के नहीं दिख रहे होंगे, यहां पर एक है और यहां पर एक है। तो आपको बताया था कि अगर एक होगा या हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी होगा तो वो क्या होता, वाहक होता। तो यहां पर कितना मिल रहा है, केवल हमें सामान्य और वाहक मिल रहा है, हमें विकार मिल ही नहीं रहा। सामान्य मिल रहा और क्या मिल रहा हमें बेटा, वाहक मिल रहा। तो सामान्य क्या है अपना 50% है, और वाहक भी क्या है अपना बेटा 50%। अब जिन्होंने किए हैं वो तो बढ़िया, और जिन्होंने नहीं किए बेटा वो क्या है, इनको करते जाया करो। इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एक दो सवाल लगाओगे। क्योंकि क्या होता है, वीडियो देख करके तैरना नहीं सीखते बेटा। जब तक हम क्या करते हैं, पानी में उतरेंगे नहीं तब तक हमें तैरना नहीं आएगा, समझे। तो हमें क्या करता है, कभी आपने देखा कि आपने वीडियो देख लिया, साइकिल चलाना सीख गए, पेडल तो आपने खुद चलाए होंगे ना, शुरू में गिरे भी होंगे, उठे भी होंगे, तब जाकर के साइकिल बनी थी। ऐसा तो था ना कि आप रात को सोए, आपने एक सपना देखा कि मैंने साइकिल चलाना सीख ली, सुबह उठा साइकिल चला के दौड़ाने लगे। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई में होता है। ऐसा नहीं आपने लेक्चर देखा आपको सब चीजें तैयार हो जाएंगी। लेक्चर देखने के बाद आपको करना अपना नोट्स रिवाइज करना, अगर कुछ क्वेश्चन दिए गए तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं अगर उनको क्या कर दिया, सॉल्व करा भी दिया गया लेक्चर में, तो उन क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए और उसको बंद कीजिए। जो आपने आंसर्स लिखे उन आंसर को बंद करके दोबारा उसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर से मिलाइए क्या हमारा आंसर सही है। यही बेटा एक तरीका होता है पढ़ने का। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपके क्या होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे, और आप एक हिसाब से मान लीजिए कंसेप्ट और बेसिक आपकी क्लियर होते जाएंगे। फिर आप कभी भी क्या करोगे, लैग नहीं होगे। लैग मतलब होता है बेटा फंसना वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, अपना गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार में आपको हमें क्या बताना है, एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। आप यहां पर समझते हैं गुणसूत्रीय विकार में होता क्या था। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर से और गुणसूत्रीय विकार में दोनों में अंतर क्या है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा था, गुणसूत्रों में क्या हो रही थी, खराबी हो रही थी। क्या हो रही थी, खराबी होती। और जो हमारा गुणसूत्रीय विकार होता, इसमें क्या होता, गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं बेटा। ये हमारी कोशिका है,
ये कोशिका है, इसके अंदर ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र का एक जोड़ा, गुणसूत्र का एक दूसरा जोड़ा, गुणसूत्र का तीसरा जोड़ा। अब ह्यूमन का 46 गुणसूत्र का तो नहीं लिख पाएंगे ना। मान लिया हमने कि कोई कोशिका है जिसके अंदर क्या है, अपने 6 गुणसूत्र हैं और वो क्या 3 जोड़े में उपस्थित है। इतना क्लियर है बेटा। अब क्या होता है, किसी कारणवश, अब कारणवश कहां पर, जो हमारी क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन होती है, उस दौरान जब क्या होता है गुणसूत्रों का विभाजन होता है। आपको भी पता है कि जैसे मान लो क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन हो, इस गुणसूत्र, इस कोशिका में 2 गुणसूत्र हैं, इससे 2 कोशिकाएं बननी है, तो एक गुणसूत्र यहां आ जाएगा और एक गुणसूत्र इस कोशिका में आ जाए। इतना तो आप पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी के दौरान क्या होता है गुणसूत्रों का विभाजन होता है। समझिए आप। तो मान लीजिए ये जो कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद मान लो इसमें क्या होना है, अर्धसूत्री विभाजन होना है। इतना क्लियर है बेटा। अब आपको थोड़ा एक वर्ड बताते हैं, हम जीनोम के बारे में बताना था आपको। किसके बारे में बताना था, जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, ये जो आपको इतने गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको यहां से ये जो गुणसूत्र दिख रहे हैं, तो ये पूरा एक जीनोम होता है बेटा, और ये जो बच्चे हैं ये क्या होते हैं, दूसरा जीनोम होता है। ये क्या होता है, दूसरा अपना जीनोम होता है। तो यहां पर आपको कितने जीनोम दिख रहे हैं, एक जीनोम ये रहा, एक जीनोम ए रहा, तो कितने हैं, 2 जीनोम है। अब इसमें जीन कितने हैं, 1 2 3 3 जीन है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 3 इतना क्लियर है। अगर इतना नहीं समझ में आया तो इतना डीप भी नहीं जाना आपको। आप मान लीजिए यहां पर ये कोशिका, कोशिका अंदर क्या है, ये गुणसूत्र है। अब इन गुणसूत्रों, इन कोशिका का क्या होना, अर्धसूत्री विभाजन होना। क्या होना, अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी तक आप पढ़ते आए थे कि गुणसूत्र जब विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो गुणसूत्रों का क्या होता, इक्वल विभाजन होता है। क्या होता, इक्वल विभाजन होता। किनका, गुणसूत्रों का। तो मान लो यहां पर 2 कोशिकाएं बनी, क्या बनी, 2 कोशिकाएं बनी। अब क्या होगा कि ये जो हमारी ऊपर की कोशिका है, हमारी एक कोशिका, सॉरी नीचे की कोशिका, इसमें गुणसूत्र 2 आए और इसमें गुणसूत्र 3 आ गए। चलो ये होगा, क्या होगा, अभी क्या गुणसूत्र 3 है। चलो इसको अलग करते हैं, यहां करते हैं, इसको इरेज कर दो। चलो बीच का इरेज किया और क्या किया, यहां पर एक्स्ट्रा हो गया। मान लो यहां पर ये जो बीच का गुणसूत्र था वो कम हो गया और यहां पर वो गुणसूत्र क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या होगा, ये हमारी कोशिकाएं बन गई। क्या बन गई, कोशिकाएं। मान लो हमारे शुक्राणु बन गए। अब ये क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। तो निषेचन करने के बाद मान लो हमारे पास ये क्या है, शुक्राणु है। ये हमारा क्या है, शुक्राणु। इतना क्लियर है बेटा। ये भी हमारा क्या है, शुक्राणु। अब शुक्राणु क्या होती है, कोशिकाएं होती है। क्या होती है, अपनी युग्मक या कोशिकाएं होती हैं। अब ये क्या करेंगे, निषेचन करने के बाद जाइगोट का निर्माण करेंगे और फिर वो जाइगोट ही पूरी क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण करता। हमारे पास क्या थी, कोशिका थी। क्या थी, हमारे पास ये कोशिका है, या इसको लिख दो हम जनक कोशिका। हमने क्या लिखा, जनक कोशिका। ठीक है बेटा, जनक कोशिका लिखा। अब जनक कोशिका का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद बेटा क्या होगा, गुणसूत्रों का, सॉरी क्या होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें गुणसूत्रों का क्या होगा, एक हिसाब से मान लो विभाजन सही प्रकार से विभाजन नहीं हुआ। किसी के पास गुणसूत्र ज्यादा है, किसी के पास गुणसूत्र क्या है, कम है। अब मान लो यहां पर हमारे अंडाणु उपस्थित है बेटा, पहले से यहां पर क्या है, हमारे अंडाणु उपस्थित है। अब अंडाणु में लेकिन क्या है, गुणसूत्र क्या है, बराबर रूप से बटे हुए हैं। अंडाणु में जो गुणसूत्र हैं वो बराबर रूप से बटे हुए हैं। ये मान लो हमारे क्या है, अंडाणु है। अब बेटा यहां पर ये ना मतलब इस चक्कर में पड़ जाना कि 46 गुणसूत्र होते, बेटा 46 बनाने में बहुत ज्यादा जगह लग जाएगी। बस आप ये समझ लीजिए, आपने भी देखा होगा मैथ में किसी भी वैल्यू को एक्स माने करते हैं। अब हर बार वैल्यू का मान तो रखते नहीं है, तो हमने मान लिया एक्स कोई वैल्यू ले ली हमने, या मान लो कोई एक कोशिका ले ली जिसमें इतने गुणसूत्र हैं। तो आपको एनीपोलैरिटी और पॉलीपोलैरिटी का मतलब समझाना बेटा। अब यहां पर ये भी अपना क्या है, अंडाणु है, अंडाणु। अब क्या होगा, यहां पर इनका कराएंगे हम क्या, निषेचन। इनका आपस में क्या होना है, निषेचन होना है बेटा। क्या होना है, निषेचन होना है। और ये जो हमारे हैं, ये शुक्राणु है, ये क्या है, युग्मक होता है बेटा। क्या होता है, युग्मक होता है। और ये भी क्या होता है, युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक होता है। इनके बीच में क्या कराया हमने, निषेचन कराया। क्या कराया, निषेचन कराया। अब निषेचन के बाद आपको पता है किसका निर्माण होता है,
किसका निर्माण होता है? युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है बेटा। तो मान लो यहां पर क्या बना हमारा? युग्मनज बना। क्या बना? ये हमारा क्या है? युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज बना। अब आपको पता है कि जब हमारा जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है तो उसमें क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु की जो अपने क्या होते हैं? शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं बेटा। तो यहां पर देखेंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बनते हैं हमारे? दो, ये यहां पर 3 बनेंगे, यहां पर 2 बनेंगे। आप देख लेना बेटा, इसी प्रकार से बनेंगे। बीच वाले के पास 3 पहुंच जाएंगे और ऊपर नीचे के पास 2 रहेंगे। अब यहां पर आते हैं हम, तो ये ऊपर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 होंगे। अब आप यहां पर, ये हमारे बने क्या है? ये हमारे बने हैं युग्म नज। युग्मनज या जाइगोट बने हैं बेटा। क्या बने हैं? युग्मनज या जाइगोट बने हैं। युग्मनज या बेटा जाइगोट बना है। क्या बना है? युग्मनज बना है या जाइगोट बना है। इतना क्लियर है? अब आप देख रहे होंगे, अरे बेटा यहां पर 3 हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? कम है। जब ये ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा? विभाजन होगा। अब इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का कोई लेना देना नहीं होता, या गुणसूत्र कम या अधिकता कोई ऐसी चीज नहीं होती है। अब इससे जो भी कोशिकाएं बनेंगी सब में क्या होंगे? गुणसूत्र। यहां पर कितने गुणसूत्र थे? 6 गुणसूत्र थे। कितने थे? 6 गुणसूत्र थे। कितने थे बेटा? 6 गुणसूत्र थे। अब यहां पर गुणसूत्र कितने हैं? यहां पर 7 गुणसूत्र है बेटा। और यहां पर कितने गुणसूत्र हैं? यहां पर 5 गुणसूत्र हैं। तो किसी में तो गुणसूत्र की अधिकता हो गई और किसी में गुणसूत्र की क्या हो गई? कमी हो गई। तो यही होता है हमारा क्या? गुणसूत्रीय विकार। इसी वजह से क्या होते हैं? गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? अब आपको बताते हैं हम क्या? एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अब एनिप्लॉइडी का मतलब क्या होता? एक या दो, एक या दो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता किसमें आती है? अपनी एनिप्लॉइडी में आती है। किसमें आती है? एनिप्लॉइडी में। दो से अधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता किसमें आती है? अपनी पॉलीप्लॉइडी में आती है। पॉलीप्लॉइडी किसमें होती है? प्लांट में होती है, ह्यूमन में नहीं होती। ह्यूमन में किसको पढ़ते हैं हम? केवल एनिप्लॉइडी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिप्लॉइडी। आपको यह समझ में आ गया कि गुणसूत्रों की विकार कैसे होते हैं। अब ये जो हमारा जाइगोट है, ये मान लो कोई बेबी बनाए या कोई भी बच्चा बनाए, तो उसकी जो उसके जनक, इसके जो पिता था या माता कोई भी था, उसमें तो गुणसूत्र 6 थे, लेकिन जो भी पुत्र बनेगा या कोई भी संतान बनेगी, उसकी हर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई बेटा। और यहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम पहुंचते अपने किस पर? अपने एनिप्लॉइडी के बारे में। एनिप्लॉइडी के बारे में पहुंचते हैं और इसी पर साइड में बताएंगे हम क्या? पॉलीप्लॉइडी बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे? पॉलीप्लॉइडी। बहुत आराम से, जब बेटा बेसिक कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो हमें पढ़ने में भी मजा आती है और समझने में भी, ठीक है, और हमें समझाने में भी क्या होती है? सहूलियत हो जाती है। क्योंकि हर बार उस वर्ड को बताने में क्या होती है? दिक्कत होती है। अब देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या बना दी? ये कोई कोशिका बना दी। यहां पर हमने क्या बना दी? कोशिका बना दी। अब यहां पर इसके अंदर हमने मान लो गुणसूत्र बनाए, जैसे ये गुणसूत्र है। यहां पर मान लो हमने क्या किया? यहां पर भी हमने गुणसूत्र बना दिए, ठीक है। अब क्या होता है, अगर किसी कारणवश इसमें एक गुणसूत्र ज्यादा आ गया, जैसा कि अपना इस वाले केस में था। इस वाले में केस में क्या था? गुणसूत्र ज्यादा आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। यहां पर कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ट्राइसोमी। क्या बोल दिया इसको? ट्राइसोमी। इसको आप बहुत अच्छे समझ लेना। जो हमारी पॉलीप्लॉइडी होती है, सॉरी एनिप्लॉइडी होती है, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक क्या होता है अपना? मोनोसोमी। क्या होता है? मोनोसोमी। स्वामी नहीं, अन्ना स्वामी नहीं, मोनोस्वामी। क्या होता? मोनोस्वामी, अन्ना स्वामी नहीं, ठीक है बेटा। मोनोस्वामी होता है अपना, और क्या होता है अपना? नल स्वामी होता है, नल स्वामी। और अपना तीसरा क्या होता है? ट्राइस्वामी। स्वामी। इन सब के बारे में हमें पढ़ना। नल स्वामी के बारे में अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना। हमें मोनोस्वामी के बारे में पढ़ना और ट्राइस्वामी के बारे में पढ़ना। इतना क्लियर है?
अब पॉलीपोलैरिटी में क्या होता है, इनके एक एक केस बताएंगे, आप समझ लीजिए। एक हिसाब से एनीपोलैरिटी तो आपको समझ में आ गया, यहां पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, एनीपोलैरिटी के अंदर। और यहां पर क्या हो जाए, यहां पर इन सब के अंदर ये जितने सारे गुणसूत्र थे, या मान लो इसमें और अपनी बड़ी कोशिका थी, जैसे मान लो ये जो हमारी कोशिका थी और बड़ी थी, क्या थी, और बेटा बड़ी थी, तो ये गुणसूत्र बने हैं, ये गुणसूत्र बने हैं, ये गुणसूत्र बने। अब मान लो हमें दो से अधिक, यहां हो गए, यहां हो गए, जरूरी नहीं कि इस वाले सब में हो जाए। अब यहां पर क्या, दो से अधिक गुणसूत्रों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो इसे हमने क्या बोल दिया, पॉलीपोलैरिटी बोल दिया। या दो से अधिक गुणसूत्रों की कमी भी हो सकती है, मान लो इन गुणसूत्रों को हम क्या करते हैं, साफ कर दें। लो यहां पर कितने, 6 गुणसूत्रों की कमी होगी एक हिसाब से, तो यहां पर क्या होगा, पॉलीपोलैरिटी, मतलब दो से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो जाए या अधिक हो जाए या अधिकता हो जाए, मतलब तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं। और यहां पर क्या है, एनीपोलैरिटी। एनीपोलैरिटी का आप एक एक समझाएंगे, मोनोसोमी बताएंगे, नलसोमी बताएंगे और ट्राइसोमी बताएंगे। आपको ये समझ में आ गया, पॉलीपोलैरिटी क्या हो गया, पॉलीपोलैरिटी आपको क्या हो गया, समझ में आ चुका है, इतना क्लियर है। अब हम पहुंचते हैं अपने क्या, मोनोसोमी, नलसोमी और ट्राइसोमी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, मोनोसोमी। क्या लिखते हैं हम, मोनोसोमी। अगले पेज पर चलते हैं बेटा, यहां पर हम क्या लिखते हैं, मोनोसोमी। मोनोसोमी और ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और क्या होता है बेटा अपना, नलसोमी। ठीक है, अब इनके बारे में हमें समझना है, इनको हम लिख भी दें अगर जैसे आपको अंग्रेजी में लिखना है। लो भाई, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और ये क्या होता है अपना, नलसोमी। देखो क्या होता है, ट्राइसोमी में एक, सॉरी मोनोसोमी में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और ट्राइसोमी में क्या होता है, एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। अगर एक गुणसूत्र की अधिकता हुई है तो क्या होता है, मोनोट्राइसोमी। अगर दो गुणसूत्र की अधिकता हुई है तो डबल ट्राइसोमी, अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको केवल ट्राइसोमी ही समझना, आपने में एनसीईआरटी में इतना दिया गया उतना ही जाना, बहुत ज्यादा डीप नहीं आना। और नलसोमी में क्या होता, पूरा का पूरा एक जोड़ा गुणसूत्र का क्या होता, कम हो जाता। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये क्या करते हैं, पहले यहां पर एक दो कोशिकाएं बनाएंगे हर केस में। ये हमने दो कोशिकाएं बनाई, यहां पर दो कोशिकाएं बनाएंगे, यहां पर दो कोशिकाएं बनाई, हमने यहां पर दो कोशिकाएं बनाई, यहां पर दो कोशिकाएं बनाई। इतना क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब मान लो ये हमारी क्या थी, जनक कोशिका थी, ये हमारा जनक है, और एक जो हमारी ये क्या है, संतति है। ये हमारा क्या है, जनक है, और ये हमारा क्या है बेटा, संतति है। ये क्या है हमारा, जनक है, और ये हमारा क्या, संतति है। ठीक है, यहां पर देखते हैं मोनोसोमी। अब मान लो जो इसके जनक है, तो इसमें जनक में ये गुणसूत्र हैं कितने, 6 गुणसूत्र हैं। क्या है, जनक में 6 गुणसूत्र हैं, लेकिन उसकी जो संतति है, संतति में केवल कितने पहुंच पाते हैं, उसकी संतति में केवल कितने पहुंच पाए, 5, मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो गई। यहां पर इसका एक गुणसूत्र की कमी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मोनोसोमी बोल दिया। क्या बोल दिया, मोनोसोमी। ये सिंगल है, एक का मतलब जानते हो आप क्या होता, मोनो। क्या होता, एक का मतलब मोनो, तो यहां पर क्या दिख रहा, मोनोसोमी। क्या दिख रहा, मोनोसोमी। एक गुणसूत्र की कमी हो गई तो इसे हमने क्या बोल दिया, मोनोसोमी बोल दिया। अब यहां पर देखते हैं ट्राइसोमी, जैसे मान लो ये हमारे क्या थे, गुणसूत्र थे। कितना क्लियर है। अब हमारी मान लो संतति बनेगी, क्या बनेगी, संतति बनेगी। अब संतति में क्या होता, किसी भी कारणवश एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। यहां पर 3 हो गए, क्या हो गए, 3 हो गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, ट्राइसोमी। यहां पर एक बचा था इसलिए उसको बोल दिया मोनोसोमी। यहां पर 3 हो गए तो इसको क्या बोल दिया हमने, ट्राइसोमी। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको हम दूसरी तरीके से और भी बोल सकते हैं, मोनोट्राइसोमी, मतलब एक के पास 3 है। अगर दो के पास 3 हो जाए तो इसको बोल देंगे हम डबल ट्राइसोमी। क्या बोल देंगे, डबल ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी नहीं होते, अगर वो हो जाएगा तो फिर तो अपना पॉलीपोलैरिटी में पहुंच जाएगा ना। तो क्या होता है, एक मोनोट्राइसोमी होता, अगर दो की कॉपी 3 हो जाए तो वो क्या होती है, अपना डबल ट्राइसोमी हो जाता है बेटा। इसमें क्या हुआ, एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पर आते हैं अपने फाइनल डिसीजन पर। फाइनल डिसीजन नलसोमी है। लो भाई यहां ये लिखा है, ये लिखा, किसी भी कारण बस यहां पर मान लो एक पूरा गुणसूत्र का जोड़ा क्या हो गया, गायब हो गया, यहां पर गुणसूत्र है ही नहीं है बेटा, तो ये क्या होता, नलसोमी होता।
नल स्वामी में क्या होता, पूरा का पूरा जोड़ा क्या होता, गायब हो जाता। लेकिन नल स्वामी की कोई डिसीज अपने चैप्टर में नहीं है। कौन कौन सी ट्राइसोमी और मोनोसोमी के बारे में केवल इसमें बताया गया है। इतना क्लियर है। अब जैसे देखा जाए तो इनको सूत्र फॉर्म में लिखें, तो आपको बताया था इसको लिखते कैसे। जैसे मान लो हमने लिखा 2n, 2n का मतलब होता है गुणसूत्र क्या है, डिप्लॉयड है। ये जो कोशिका है डिप्लॉयड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2n-1, मतलब जो अपने दो ये गुणसूत्र थे उसमें से एक क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2n-1। ये जो अपना मोनोसोमी दिखाता है, ये क्या दिखाता है, 2n-1। जैसे ये अपना क्या है, ये अपना 2n है, और ये क्या है यहां पर 2n+1 है बेटा। यहां तक कोई भी दिक्कत है बेटा, होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो आप अच्छे से समझ नहीं रहे। यहां पर जैसे 2n है तो यहां पर 2n-2 बेटा अपना क्या हो गया, एनिप्लॉयडी हो गया। एनिप्लॉयडी हो गया, पॉलीप्लॉयडी हो गया। और एनिप्लॉयडी में अपने क्या थे, मोनोसोमी हो गया, ट्राइसोमी हो गया और नल स्वामी हो गया। इसमें यहां तक कोई दिक्कत है, अंडा स्वामी, चिन्ना स्वामी सब करवा दिए बेटा। ठीक है, अब हम कहां पहुंचते हैं, अपने बीमारी की तरफ पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं, बीमारी, जो हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हम वहां पर पहुंचते हैं। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति, अधिकता या असमान विन्यास। असमान विन्यास का मतलब होता है जैसे जो उसकी माता पिता में था वही अपने उसकी पुत्रों में होती है, समान विन्यास होता है। अब पुत्र में अलग है और जो पिता या माता में क्या अलग है गुणसूत्रों की संख्या, तो वो असमान विन्यास होता है बेटा। क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं, मतलब गुणसूत्र की कमी हो जाए या अधिक हो जाए तो वो क्या होते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। तो कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, असुगुणता या एनुप्लॉइडी। एक गुणसूत्र की या एक से अधिक, मतलब दो, मैक्सिमम दो, एक गुणसूत्र या दो गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी या अधिकता हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिप्लॉइडी बोलते हैं। और ये कब होता है, जब हमारे क्रोमेटेड बनते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ओ सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है या कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, उस दौरान क्या हो जाए, एक या दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिप्लॉइडी बोलते हैं। जो आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये आपको पूरा बता दिया है, ये यहां पर समझ में आ गया है। अब हम आते हैं यहां पर, जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन में क्या होता है, जो हमारा 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, 21वां, उसमें क्या होता है, जैसे दो दो, एक जोड़े में कितने, दो गुणसूत्र होते हैं, तो 21वें जोड़े में क्या होते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाती है, अपनी ट्राइसोमी शो होती है। क्या होती है, ट्राइसोमी प्रदर्शित करता। तो उसके द्वारा उससे क्या हो जाता, हमें डाउन सिंड्रोम हो जाता। क्या हो जाता बेटा, डाउन सिंड्रोम हो जाता। अब एक हिसाब से यहां पर एक चीज और बता दें आपको, जैसे ये बात हुई है तो आपको बता दें, जो हमारे गुणसूत्रीय विकार होते हैं बेटा, क्या होते हैं, गुणसूत्रीय विकार होते हैं। गुणसूत्रीय विकार भी क्या होते हैं अपने बेटा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आलिंग और लिंग। मतलब लिंग में कौन सा, जब जो अपना लिंग निर्धारित करने वाला होता, कौन सा, XX और XY, ये वाले। और इसमें कौन कौन से थे अपने, AA। अगर इसमें गुणसूत्रों की अधिकता या कमी हो रही है तो वो अपना कौन से आते हैं, आलिंग गुणसूत्रीय विकार। और यहां पर क्या होता है, अगर किसी भी गुणसूत्र में कम या अधिकता हो जाए, मान लो XX बढ़ जाए, इसमें 2X की जगह 3X हो जाए, या सपोज दैट यहां पर क्या हो जाए, एक Y और इकट्ठा हो जाए, या यहां पर एक X और आ जाए, तो ये कहां हो रहा, अपने लिंग निर्धारित वाले गुणसूत्रों में हो रहा। कहां हो रहा, लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्रों में। तो इसे हम क्या बोल देंगे, लिंग गुणसूत्रीय विकार बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे, आलिंग गुणसूत्रीय विकार बोल देंगे। जैसा कि अपने मेंडेलिज में पढ़ा था हमने, कहां पढ़ा था, मेंडेलिज। तो जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है, क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, वो कौन सा है, आलिंग गुणसूत्रीय विकार। क्यों, क्योंकि 21वें जोड़े में हो रहा बेटा। किसमें हो रहा, 21वें जोड़े में। और लिंग निर्धारण कौन सा करता था, अपना 23वां जोड़ा बेटा। कौन सा करता था, 23वां जोड़ा। लिंग निर्धारण कौन सा करता था, 23वां जोड़ा। लेकिन जो हमारा डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, 21वें जोड़े की गुणसूत्री क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। तो वो कौन सा हो जाता है, अपना आलिंग गुणसूत्रीय विकार। एक एक लाइन आपको क्लियर करते बताते हुए चलेंगे। इसी प्रकार एक गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता। अब जो हमारे गुणसूत्र, अब क्या होती है, यहां पर लिखा नारियों में, जैसे मान लो स्त्री है, कोई क्या है, स्त्री है, स्त्री में क्या कर दें, एक गुणसूत्र की क्या कर दें, कमी कर दें। यहां पर क्या किया, एक गुणसूत्र की कमी हो गई, यहां पर एक गुणसूत्र क्या है, कमी है, यहां पर वो गुणसूत्र क्या हो गया, कम। तो ये किसको दिखा रहा है,
टर्नर सिंड्रोम को। किसको दिखा रहा है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या हो गया? लिंग गुणसूत्रीय विकार। लेकिन एक गुणसूत्र की कमी हुई है तो किसके द्वारा होता? मोनोसोमी के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? मोनोसोमी। क्या होता है बेटा अपना? मोनोसोमी। और जब क्या हो जाए, इसमें क्या हो रही थी? अधिकता हो रही थी। जैसे मान लो ये क्या था अपना, यहां पर 21 AA थे, प्लस क्या हो जाए, एक गुणसूत्र की अधिकता होगी, तो ये किसको दिखा रहा था अपना? डाउन सिंड्रोम को दिखा रहा था बेटा। किसको दिखा रहा था? डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम। और ये क्या थी अपनी? ट्राइसोमी। क्यों? एक गुणसूत्र की क्या हो रही थी? अधिकता हो रही थी बेटा। क्या हो रही थी? एक गुणसूत्र की क्या हो रही थी? अधिकता हो रही थी। अब इसके बाद देखते हैं, कोश का द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी मतलब प्लांटों में पाई जाती है, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, अपने क्या होती है, एक से अधिक जोड़ों में क्या होती है? गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। क्या होता? कोश का द्रव्य के दौरान का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता। समुच्चय मतलब होता है पूरा एक जीनोम की बात करें, जो सीक्वेंस है वो क्या होता? पूरा अधिक हो जाता। जैसा कि यहां पर दिखाया था, ये पूरा सीक्वेंस मान लो ये क्या हो जाए? अधिक हो जाए। लो ये क्या हो जाए? एक पूरा जीनोम क्या हो गया? अधिक हो गया। पूरा एक समुच्चय पूरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो इसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीप्लॉइडी बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? पॉलीप्लॉइडी। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट है। इनमें से 22 जोड़े आलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा क्या होता है? लिंग सूत्रों का। कभी कभी बिरले मतलब होता बहुत कम, मतलब एक कभी कभार बिरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी कभी एक जोड़ा क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं हर एक दूसरे व्यक्ति में गुणसूत्र की कमी हो जाए, अधिक बहुत रेयर होता है बेटा, ये बहुत कम होता है ऐसा। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विअधिसूत्री या टेट्रासोमी, क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी या नलसोमी कहा जाता। मान लो क्या हो गया, किसकी कमी हो जाए, या अपने एक पूरे पेयर एक्स्ट्रा आ जाए, एक पेयर क्या आ जाए? पूरा एक्स्ट्रा आ जाए, या एक पेयर पूरा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नलसोमी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? तो टेट्रासोमी बोलेंगे या नलसोमी बोले। अब टेट्रासोमी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, और नलसोमी के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। क्या हुआ था? नलसोमी में एक जोड़ा कम हो रहा था, इसमें टेट्रासोमी में एक जोड़ा बढ़ जाएगा, बस इतना सा अंतर है दोनों में। तो ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति गंभीर रोग हो जाता। मतलब ये जो गुणसूत्रों की कमी या अधिकता हो जाने से क्या होती है? बीमारियां हो जाती हैं व्यक्तियों में। और यही जब बेटा जब होता है ना, वो जांच करते हैं अपन लोग एमटीपी के द्वारा, वो सॉरी एमटीपी नहीं, जब क्या करते हैं एम्ब्रियोनल फ्लूइड के द्वारा जब जांच करते हैं, तो इन्हीं सब बीमारियों की जांच करते हैं। वो नहीं कि हमने देख लिया कि लड़का है या लड़की है, अगर लड़की हुई तो हमने उसका क्या करा दी? एमटीपी करा दी। ये गलत होती है। हमें जो वो एमनियोटिक फ्लूइड जो जांच होती है, या एमनियोसेंटेसिस जो जांच होती है, उसका यूज किस लिए करते हैं? इन सब बीमारियों को। क्योंकि जन्म के दौरान ही हमें पता चल जाएगा कि गुणसूत्रों की कमी है या अधिकता, क्योंकि एक कोई कोशिका मिल जाएगी तो उससे हमें पता चल जाएगा। अगर ऐसी कुछ बीमारी है जो सही नहीं हो सकती, तो क्या करते हैं? अब उससे अच्छा तो वही है ना कि पूरी जिंदगी भर उस बच्चे को भुगतने से अच्छा उसको तभी क्या करते हैं, मतलब एमटीपी के द्वारा बाहर करते हैं। समझे बेटा? तो पूरी जिंदगी भुगतने से अच्छा कि वो दुनिया में आ ही ना, माता पिता का उतना लगाव ना हो, ताकि वो अपने बच्चे से प्रेम करने के बाद उसको रोज देख करके रोए, या मतलब कुछ भी करें। तो क्रोमोसोम विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किस किस को देखना हमें? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो तीन बीमारी है ये हमें पढ़ना है, यही के बारे में अपनी एनसीईआरटी में दिया गया। अब आते हैं अपने अब कहां पर? हम डाउन सिंड्रोम पर। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है बेटा? जैसे कोई ह्यूमन है, क्या हम मनुष्य है या ह्यूमन है, उसके 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र क्या हो जाए? एक्स्ट्रा आ जाए। क्या आ जाए? एक्स्ट्रा आ जाए। उससे उसके द्वारा उससे क्या हो जाता हमें? डाउन सिंड्रोम हो जाता। क्या हो जाता? डाउन सिंड्रोम। अब इसके लक्षण क्या है? मुंह हमेशा खुला रहता है। ऐसा नहीं कि आप किसी तुम व्यक्ति का मुंह खुला देख लो तो इसे कहते हो इसे डाउन सिंड्रोम है। और भी रीजन होते हैं। हथेली भी क्या होती है? गहरी खांच बनी होती है। जो आपकी जीभ देखी है, जीभ में एक पतली सी लाइन सी आपको दिखती है, वो लाइन जो होती है वो क्या होती है? गहरी हो जाती है बहुत। खांच एकदम गहरी खांच होती है। इसके अलावा क्या होता है? उस वो मानसिक दुर्बल होता है, मतलब उसकी जो बुद्धि होती है बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है। ये सब क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसके बारे में सबसे पहले किसने? लैंगडन डाउन ने बताया था 1866 में। मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो 1866 में। इस बीमारी के बारे में पता नहीं चला था। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र की खोज एक हिसाब से मान लो 1900 के बाद हुई है, तो वहां तब कैसे बता देंगे? ठीक है, तो जो अपना क्या था लैंगडन डाउन का, यहाँ पर ये लिखा लैंगडन डाउन का जो जन्म हुआ था वो 1866 में हुआ था। इन्होंने ही बताया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। इन्होंने अपने नाम के आधार पर, ये जो अपने लैंगडन भैया थे,
इन्होंने अपने सरनेम के आधार पर इस बीमारी का नाम रख दिया। इसी प्रकार से आप भी जो भी अपना सरनेम लगाते हो, अच्छी खोज करो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे तो क्या करोगे, खोज करने के बाद अपना नाम लगा दोगे पीछे, समझे। श्यामू सिंड्रोम, श्यामू सिंड्रोम, रीना सिंड्रोम, जो भी आपके नाम हो आप अपने नाम के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पंकज सिंड्रोम, बाकी आपको क्या पढ़ते रहो, ठीक है। तो अपना डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया आपको। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाना, ये अपने क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो देखते हैं, इस आनुवांशिक विकार का कारण होता है 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी का आ जाना। 21 की त्रिसूत्रता दिखाता, त्रिसूत्रता मतलब ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र का आ जाना ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र का कम हो जाना मोनोसोमी, और दो एक पूरे जोड़े का कम हो जाना नलसोमी, एक से अधिक गुणसूत्रों का आ जाना पॉलीप्लॉइडी। अब क्या करते हैं, हम लक्षण देखते हैं। इसके लक्षण क्या है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे कद के होते हैं, छोटे गोल सिर होता है इनका, जीभ में क्या होती है, गहरी खांच। आप कभी जीभ को देखना बीच से तो एक लाइन सी दिखती है आपको, तो वो जो लाइन दिखती है वो क्या होती है, वो गहरी होती है बहुत ज्यादा। और इनका जो मुंह होता है वो क्या होता है, आंशिक रूप से खुला रहता है, ऐसे करे रहते हैं, ठीक है। बहुत कम हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और इनकी जो हथेली होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, अभिलाक्षणिक और पाम के नीचे। ये जो हथेलियों में ये जो लाइन दिखती है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा गहरी टाइप की होती है, एकदम डार्क गहरी लाइनें होती हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही लाइन हो, अपने में कितनी छोटी छोटी लाइन दिखती है, उसमें उनके में क्या होता, कोई भी एक गहरी लाइन हो जाए, बहुत मोटी सी क्या हो लाइन हो सकती है। और क्या होता, शारीरिक मन प्रेरक साइकोमीटर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता, इनका जो मेंटल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। मान लो ये बुद्धि से बहुत ज्यादा तेज नहीं होते। अब यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, अच्छा जन्मजात हृदय रोग भी हो सकता है। इसमें ये जो जीभ होती है इनकी क्या होती है, खांच होती है गहरी, चौड़ा चपटा चेहरा, सिर का चपटा पिछला भाग, ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिए बेटा, देख लेना। अंगुलियों के सिरों पर अनेक लूप, लूप मतलब होते हैं ये जो पोर दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और हथेली की क्रीज, हथेली की क्रीज क्या बहुत ज्यादा गहरी होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर गुणसूत्र आपको 3 दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र, अपना कौन सा था, ये 21वां गुणसूत्र है बेटा, कौन सा 21। अब ये ना कहते ना कि 21 के बाद 22 आता बेटा, यहाँ अपना 30 लिखा है, वो ऊपर नीचे लिखे हैं, लेकिन हमें क्या देखना था, ट्राइसोमी देखना था, क्या देखना था, ट्राइसोमी। तो ये दिखाता है क्या, ट्राइसोमी बेटा, क्या दिखाता है ये, ट्राइसोमी, अन्ना स्वामी और चिन्ना स्वामी, और इसके बाद आती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हमें पढ़ना है और अन्ना और चिन्ना को अलग कर दीजिए। तो ये है यहाँ पर देखो, इनका ये जो मुंह खुला हुआ है, बहुत ज्यादा मुंह एकदम आंखें बाहर निकली हुई, ये जो हथेली देख रहे होंगे आप, इसमें कितनी चौड़ी एकदम चकरी हथेली है, चेहरा बहुत हैवी सा, ये सब होते हैं अपने किसमें, अपने डाउन सिंड्रोम में। तो इसके बाद क्या आ गया, हम आगे अपनी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी अपनी बीमारी आने वाली है भाई। तो हमारी जो आने वाली बीमारी है उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, अपना ट्राइसोमी होती है, इसमें क्या होती है, अपनी ट्राइसोमी होती है। इसमें क्या होती है, अपने गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। वहां भी 47 हुई थी, किसमें, डाउन सिंड्रोम में, लेकिन वहां पर ट्राइसोमी किसकी हो रही थी, किसकी हो रही थी, अपनी 21वीं जोड़े की। और यहां पर किसकी होती है, 23वीं जोड़े की, जो लिंग निर्धारण करता। मान लो हम यहां पर जैसे लिखें, क्या था, 22AA प्लस XY, ये लिख दिया हमने। अब ये तो नॉर्मल केस है, अब जो एब नॉर्मल या जिसमें जो बीमारी वाला है, या जो बीमारी वाला है उसको हम क्या लिख दें, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, एक एक्स की क्या होगी, अधिकता होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तो अपना क्या पुरुष है, ये क्या है, ये अपना क्या है, पुरुष है। और आपको एक चीज और पता होगी कि एक्स क्या करता है, डिसाइड करता है कि लड़की के बारे में, जितने ज्यादा एक्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या हो जाती हैं, लड़कियों वाले कैरेक्टर आने लगते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक एक्स क्या होता, अधिक हो गया, एक एक्स अधिक होने की वजह से क्या होती है, अपनी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या, इनमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके ये जो बक्ष होते हैं, ये जो अपनी स्तन ग्रंथि होती है, बक्ष होती है, ये क्या होते हैं, बड़े हो जाती है स्त्रियों की तरह। और एक दिक्कत और होती है, इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, बांझ होते हैं, मतलब ये पुत्रों संतानों की उत्पत्ति नहीं कर पाते। तो ये क्या हो गया, एक तो अपना किसको शो कर रहा है, ये ट्राइसोमी को शो कर रहा है बेटा, किसको शो कर रहा, ट्राइसोमी को। इसमें गुणसूत्र कितने हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए, कितने हो गए यहाँ पर, 47 गुणसूत्र हो गए। और ये जो गुणसूत्र बड़ा कहां पर है, 23वीं जोड़े में गुणसूत्र की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। तो इसमें देखते हैं, इस आनुवांशिक विकार का जो कारण है वो एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब कॉपी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो गई, अधिकता हो गई, जिसके कारण केंद्रक में 47 गुणसूत्र एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुनप्रधन होते हैं, किंतु मादा लक्षण गायनिकोमैस्टीज, गायनिकोमैस्टीज मतलब होती है स्तन वगैरह का बढ़ जाना, ये सब इसमें क्या होती है, बीमारियां हो जाती हैं। अर्थात स्त्रीवत
पुरुष पक्ष का वर्धन भी व्यक्त हो जाता है। मतलब स्त्रियों की तरह क्या होते हैं, पुरुषों की पक्ष क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बांझ होते हैं। क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति, बांझ। ये अपना क्या दिया गया, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, इनके जो पक्ष है वो क्या हो गए, बड़े हो गए। और इनका कद भी क्या होता है, बहुत मतलब बड़ा शरीर होता है, एकदम जपाट होते हैं, हैवी दिखने में। ठीक है। और ये अपने क्या होते हैं, बांझ होते हैं। बांझ मतलब आप समझते होंगे जो किसकी उत्पत्ति, संतानों की उत्पत्ति ना कर पाते। देखो यहाँ पर ये आप दिख रहे होंगे, एक हिसाब से मान लो अभी ये नॉर्मल है, अभी नॉर्मल, इसके ज्यादा देखो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बक्ष क्या दिख रहे हैं, फूले हुए आपको दिख रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों की क्या होती है, बड़े अधिकता हो जाती है। ठीक है। गायनेकोमैस्टीज बोलते हैं, जो मादा लक्षण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम किसके बारे में, अपने टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो रोग होता है ये ज्यादातर स्त्रियों में हो जाता है। स्त्रियों में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जो हमारा लिंग निर्धारण वाला एक्स होता है, इसमें क्या होता है, केवल एक एक्स होता है। जैसे देखा जाए, जैसे मान लो हम जो नॉर्मल केस लिखें, नॉर्मल केस हमारा क्या है, 2a प्लस XX। ये क्या है, सामान्य है बेटा, ये क्या है, सामान्य है। और लेकिन जो रियल में जो उनका केस होता क्या है, 2a प्लस X0। यहाँ ये 0 बना बेटा, 6 ना समझ लेना कोई। ठीक है। तो ये क्या होता अपना टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या हो गई, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। और इसको दिखाता किसको, मोनोसोमी प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है बेटा, मोनोसोमी, ना अन्नास्वामी ना चिन्नास्वामी, केवल क्या, मोनोसोमी। तो इतना क्लियर है। इसमें क्या होगा, एक गुणसूत्र की क्या होगी, अभाव या कमी होगी। तो गुणसूत्र कितने बचेंगे इसमें, 45 होते। कितने हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें कितने बचेंगे, 45 गुणसूत्र। यहां पर कितने हैं, 46 गुणसूत्र हैं बेटा। यहां पर कितने, 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं, 45 गुणसूत्र। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बीमारी होती क्या है, जो अपने क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनकी जो अंडाशय होते हैं उसमें क्या होती है, अंडे का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए ये स्त्रियां क्या होती है, बांझ। ये भी क्या करती हैं, बांझ हो जाती है। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 गुणसूत्रों की स्थिति होती है, हो जाती है। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित, इनकी जो ओवरी होती है वो क्या होती है, अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती, कम विकसित होती है। और सेकेंडरी कैरेक्टरों का अभाव होता है। मतलब इनमें क्या होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर क्या जानते हैं आप, अपने बच्चों का बढ़ जाना, जो अपनी कमर वाला हिस्सा होता है चौड़ा हो जाने की, आवाज पतली हो जाना, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। किन में आती है, महिलाओं में आते हैं। अपने अंडाशय या ओवरियों का विकसित हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, ये सब क्या आते हैं अपने द्वितीयक लक्षण, जो इनमें क्या होते हैं, नहीं हो पाते। इसलिए ये स्त्रियां क्या होती हैं, बांझ होती हैं बेटा। ठीक है। बांझ का मतलब ये होता है जो संतान की उत्पत्ति ना कर पाए। संतान की उत्पत्ति से मतलब ये है कि अगर अंडा ही नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा या अंडा से विकसित नहीं होगा तो अंडे का निर्माण नहीं होगा। और जब अंडे का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं बनेंगे। तो ये अपनी क्या होती है, ये एनसीईआरटी में अपना डायग्राम दिया गया, तो आप इसको देख सकते हैं। इनके जो पक्ष वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते। लो भाई, तो अपना ये जो इतना विशाल काय जो चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, एक टफ चैप्टर था, ये यहाँ पर क्या होता है, खत्म। इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, रैप अप करते हैं। और रैप अप करने के साथ बेटा आपको देते हैं एक बड़ा सा थैंक यू। क्या देते हैं, बड़ा सा थैंक यू, जो आप इतने कठिन चैप्टर में अपने गुरुजी के साथ या भैया के साथ जुड़े रहे, एक्सपी क्लासेस चैनल पर अपना प्यार बनाए रहे। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर क्या होता है, अपना यहाँ पर फिनिश होता। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होगा, शुरू होगा उसके बाद। ठीक है। वो भी इजी नहीं है, इसी के बराबरी का है, वो बराबर टक्कर देगा ये चैप्टर। अब इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, ये इन्फॉर्मेशन पहले से भी बता चुके हैं। अपने क्या आती है, एक विश्वास सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें क्या होता है, हर चैप्टर के आपको 1 शॉट मिलने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद जब उनको आप रिवीजन करोगे तो आपका क्या होता, 2.5 से 3 घंटे में एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाया करेगा। यहाँ पर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया, वहां पर जाके आपको जल्दी जल्दी से क्या कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। तो आपकी बायोलॉजी एकदम मस्त हो जाएगी, आपकी एकदम, आप समझ लीजिए एकदम 97 प्लस आपके नंबर जाने वाले। तो इस एक्स क्लासेस चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।